हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का सीबीएसई का, हम उसे वन शॉट में रिवाइज करेंगे और कंप्लीट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं बात करूं, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी होगा, हमारे करेंसी को छोड़कर किसी और कंट्री का करेंसी को हम बोलेंगे फॉरेन करेंसी। अब हर करेंसी का वैल्यू अलग अलग होता है। यूएस डॉलर का वैल्यू अलग है, यूरो का अलग है, पाउंड स्टर्लिंग का अलग है, इंडिया के करेंसी का वैल्यू अलग है। तो जब भी हम किसी करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, मान लो मुझे $1 का रिक्वायरमेंट है, $1 का रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसके बदले में कुछ अमाउंट पे करूंगा इंडियन करेंसी में। तो जो रेट में इसका पे करूंगा, मान लो 75 रुपीज पे करता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट। $1 के बदले में हमें 75 रुपीज पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब $1 का वैल्यू 75 रुपीज है आज के दिन में। तो दिस इज नोन एज एक्सचेंज रेट, दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम हमारे करेंसी के बदले में अगर किसी और कंट्री का करेंसी को ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो दोनों के केस में क्या होता है, हमें एक्सचेंज रेट को रेफर करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट के बेसिस पे ही हम लोग एक्सचेंज करने का काम करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बेसिक सा चीज बता देता हूं कि तुम हमेशा फॉरेन करेंसी को एक कॉमोडिटी के तरह देखना, करेंसी के तरह मत देखो। तुम सोचकर चलो डॉलर एक करेंसी नहीं है, वो कोई एक कॉमोडिटी है। मान लो वो एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट का प्राइस है 75 रुपीज। अगर हम एक चॉकलेट खरीदने जाएं तो हमें 75 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब ये चॉकलेट का मतलब क्या है, ये चॉकलेट का मतलब है डॉलर। अगर हमें $1 चाहिए तो उसके बदले में हमें 75 रुपीज देना पड़ेगा। अगर मेरे पास $1 है और मैं इसे देना चाहता हूं, या मतलब मेरे पास एक चॉकलेट है और मैं अगर इसे देना चाहता हूं, तो उसके बदले में मैं कितने रुपए लूंगा, जो प्राइस मैं रिसीव करूंगा वो हो जाएगा हमारा एक्सचेंज रेट। तो चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका है कि तुम फॉरेन करेंसी को करेंसी की तरह मत देखो, तुम उसे एक कॉमोडिटी की तरह देखो। चाहे तुम चॉकलेट मान लो, चाहे तुम और कोई कॉमोडिटी मान लो, किसी कॉमोडिटी की तरह अगर इसे ट्रीट करोगे तो फिर चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट शुरू करते हैं फटाफट से। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब हम लोग एक बार बुक का डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। हमारे कंट्री के करेंसी को छोड़कर बाकी कंट्री का करेंसी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। एक करेंसी के बदले में किसी और करेंसी को लेने का जो एक्सचेंज रेट होगा उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब दो प्रकार का रेट होता है, एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज का एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। जैसे दुकानदार, कोई भी एक दुकानदार है, एक चॉकलेट को खरीदता है तो वो 9 रुपए में अगर चॉकलेट को खरीदता है तो बेचता 10 रुपए में, इसका प्रॉफिट हो जाता है 1 रुपए का। वैसे ही डॉलर भी हम बैंक से जब लेते हैं तो बैंक का एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। बैंक बाय करता है मान लो 74 रुपीज में और सेल करता है 75 रुपीज में, सेल करता है 75 रुपए। ये जो बीच का 1 रुपए का मार्जिन है, ये बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो जब हम बैंक को डॉलर बेचने जाएंगे तो बैंक हमसे कौन से रेट पे खरीदेगा, अपने बाइंग रेट पे खरीदेगा। और जब हम बैंक से डॉलर खरीदने जाएंगे तो बैंक हमें कौन से रेट पे देगा, सेलिंग रेट पे देगा। तो हमेशा बैंक का बीच में क्या होता है, एक मार्जिन होता है और ये मार्जिन बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाता है। बात समझ में आया। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट दो प्रकार का एक्सचेंज रेट होता है। अब लेकिन फिलहाल हमें इस चैप्टर में बाइंग रेट और सेलिंग रेट से कोई मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होगा, एक्सचेंज रेट कम होने से क्या होगा। हमें यह सारा एनालिसिस इस चैप्टर में समझने का जरूरत है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहां पर जो कुछ भी लिखा है ये तुम आराम से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, पूरे स्क्रीन में जो भी लिखा है कुछ उतना खास चीज लिखा नहीं है। मैं डायरेक्टली चलता हूं करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन का केस में। ठीक है, व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन। जब किसी करेंसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, और जब किसी करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी डेप्रिसिएशन मींस
refers to currency depreciation refers to decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency। हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो जाना, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू कम हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। मतलब हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो गया, फॉरेन करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। एग्जांपल लें तो पहले $1 इक्वल्स टू मान लेते हैं 60 रुपीज था, आज $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो गया, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। तुम देखो चॉकलेट का पहले प्राइस था 60 रुपीज, अब वही चॉकलेट का प्राइस है 70 रुपीज। तो बताओ चॉकलेट का वैल्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा? चॉकलेट का वैल्यू बढ़ गया और हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो गया। बात समझ में आया? तो अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं कि रेट अगर 60 से 70 हुआ इसका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू यहां पर नहीं बढ़ रहा है, यहां पर वैल्यू हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। डॉलर क्या है? एक चॉकलेट है। इस चॉकलेट का प्राइस पहले था 60 रुपए, अब हो गया 70 रुपए। तो चॉकलेट का वैल्यू 60 रुपीज से इंक्रीज होकर 70 रुपीज हो गया। अगर चॉकलेट का वैल्यू बढ़ गया मतलब हमारे करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। वैसे ही अगर फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का रेट अगर इंक्रीज होता है, व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेस, ये एक्सचेंज रेट है, ये जब इंक्रीज हो गया तो हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगा और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगा। बात समझ में आया? यहां पर भी वही एग्जांपल दिया, पहले 70 रुपीज था, बाद में 74 रुपीज हो गया। ठीक है, अब ये करेंसी के डेप्रिसिएशन से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? करेंसी डेप्रिसिएशन, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। It means with same amount of dollars, more goods can be purchased from India। अब सोच कर देखो क्या होने वाला है अगर करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाए। $1 का पहले प्राइस था 60 रुपए, अब $1 का प्राइस है 70 रुपए। ये एक फॉरेनर है, ये इंडिया है, इंडिया का ये दुकानदार है। यहां पर एक प्रोडक्ट था जिसका एमआरपी था 30 रुपीज, इसका एमआरपी था 30 रुपीज। ठीक है, यह एक काम करूं मैं आसान तरीके भाषा के लिए इसको 90 रुपीज कर दे रहा हूं। पहले $1 का प्राइस था 60 रुपीज, अब $1 का प्राइस हो गया 90 रुपीज। इसका मतलब हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो गया है और फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गया, हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो गया। तो एक प्रोडक्ट था इसके दुकान में जिसका एमआरपी था 30 रुपीज। ऑब्वियस सा बात है अगर प्रोडक्ट इंडिया में है, दुकान इंडिया में है, तो उसका एमआरपी भी इंडियन करेंसी के टर्म्स में होगा। तो इसका एमआरपी था 30 रुपीज इंडियन करेंसी के टर्म्स में। ठीक है, अब ये आदमी आया इंडिया में सामान खरीदने के लिए। ये क्या कर रहा है? इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बताओ ये आदमी पहले भी इसके पास $1 था, आज भी $1 है, लेकिन पहले ये कितना सामान खरीद पाता? 2 यूनिट्स खरीद पाता। अब ये कितना सामान खरीद पाएगा? 3 यूनिट्स खरीद पाएगा। मतलब इस इंसान के लिए सेम अमाउंट में पहले 2 यूनिट मिलने वाला था, अब उसको 3 यूनिट मिलेगा। तो तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा खरीदेगा? ये ज्यादा खरीदेगा तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? बिकॉज ये क्या करेगा? ये डॉलर को बैंक में लेकर जाएगा, करेंसी लेकर आएगा। पहले इसे कितना मिलता? 60 रुपए मिलता, अब कितना मिलेगा? 90 रुपए। अब इस 60 रुपए से ये कितना यूनिट खरीदेगा? 2 यूनिट। पहले ये 2 यूनिट खरीदता, अब कितना खरीदेगा? 3 यूनिट खरीदेगा। मतलब इसके पॉकेट से तो $1 गया ना, इसके पॉकेट से थोड़ी एक्स्ट्रा पैसा गया। ये पहले भी $1 पे कर रहा था, अब भी $1 पे कर रहा है। बिकॉज एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, इस वजह से उसे अब ज्यादा कॉमोडिटी मिल रहा है। जब उसे ज्यादा कॉमोडिटी मिलेगा तो ये और ज्यादा खरीदेगा, तो इसका परचेज राइज हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो। It means with the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. Export to USA will increase as they will become relatively cheaper. तो यहां पर शॉर्ट में लिख दो एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, एरो मार्क बनाकर। बस ये पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट है। एक्सपोर्ट राइज होगा कब? जब हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, करेंसी अगर एप्रिशिएट हुआ तो एप्रिशिएट होने का मतलब पहले
$1 इक्वल्स टू 90 रुपीज था, अब $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज हो गया। हमारा करेंसी एप्रिशिएट हो गया, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो गया। अब बताओ, तुम्हें नहीं लगता एक्सपोर्ट कम हो जाएगा? एक्सपोर्ट तो छोड़ो, मुझे बताओ इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? हम फिर से एग्जांपल लेकर समझेंगे, ठीक है। देखो, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, और यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है 74 पहले था, अब 70 हो गया, लेकिन मैं एग्जांपल लिया पहले 90 था, अब कितना हो गया? 60 हो गया। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। हमारे इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे इंपोर्ट, एक काम करें यहां पर लिख दें, हमारा एक्सपोर्ट यहां पर राइज होगा और इंपोर्ट फॉल कर जाएगा, ठीक है। आवर इंपोर्ट, आवर एक्सपोर्ट, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट राइज करेगा, हमारा इंपोर्ट फॉल करेगा। कब? जब करेंसी डेप्रिशिएट होगा। और जब करेंसी एप्रिशिएट होगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और इसके बदले में विद सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम यूएसए। आज हम सेम अमाउंट में ज्यादा कॉमोडिटी को खरीद सकते हैं। अब देखो, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब की बार दुकान कहां पर है? अब की बार दुकान है यूएसए में, ये शॉप है। यहां पर एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है $1, $1 प्राइस है। मैं हूं इंडिया में, मेरे पॉकेट में पैसा है, कितना रुपया है मेरे पॉकेट में? मेरे पॉकेट में मान लेते हैं 90 रुपीज है, मेरे पॉकेट में 90 रुपीज है, ठीक है। अब पहले एक्सचेंज रेट था, मतलब जनवरी में एक्सचेंज रेट था, मान लेते हैं जनवरी में एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। क्या करेंसी अप्रिशिएट करना है ना हमें? पहले क्या था, यहां पर जो एग्जांपल लिए थे वही ले लेते हैं। पहले हम लिए थे, पहले 90 था, अब 60 हो गया, ठीक है। चलो, पहले 90 था, अब 60 हो गया। पहले 1 जनवरी में था $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज, अब हो गया फेब में $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यूएसए से सामान खरीद रहा हूं तो यूएस के दुकानदार को तो डॉलर में ही पेमेंट करूंगा, तो पहले मैं बैंक के पास जाऊंगा और डॉलर खरीदूंगा। मेरे जेब में था 90 रुपए। अब जब मैं बैंक के पास गया तो जनवरी में जब गया तो मुझे कितना मिला होगा? $1 मिला होगा। $1 से मैं कितना यूनिट खरीदाऊंगा? 1 यूनिट खरीदाऊंगा। अब फरवरी में जब मैं बैंक गया, मेरे पास 90 रुपए था, एक्सचेंज रेट 60 रुपए था, मुझे कितना डॉलर मिला? $1.5 मिल गया। जब मुझे $1.5 मिला तो मैं कितना यूनिट खरीदूंगा? 1.5 यूनिट्स खरीदूंगा। मतलब सेम अमाउंट, पहले भी मेरे पॉकेट में 90 था, अब भी मेरे पॉकेट में 90 रुपए है, लेकिन अब मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा हूं। पहले मैं 1 यूनिट खरीद पा रहा था, अब मैं 1.5 यूनिट खरीद पा रहा हूं। इसका मतलब मैं अब ज्यादा परचेज करूंगा सेम अमाउंट में, तो मेरे लिए क्या होगा? इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। हमारा इंपोर्ट विल इंक्रीज। जब हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? एक्सपोर्ट हमारा फॉल करेगा। तो यहां पर लिख दो आवर इंपोर्ट इंक्रीज और आवर एक्सपोर्ट फॉल्स। मैं आवर क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। ऑपोजिट, अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सारा इंपैक्ट ऑपोजिट होगा। हमारा अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो उनका इंपोर्ट कम होगा। तो ये जो इंपैक्ट है ये ऑपोजिट होगा। हमारे लिए जो सेल है उनके लिए परचेज है ना, तो ये इंपैक्ट क्या आ जाएगा? ऑपोजिट आ जाएगा। तो मैं ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हमारा इंपोर्ट क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा। यहां पर भी हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा और हमारा इंपोर्ट क्या होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी अप्रिसिएशन का, मेरे हिसाब से सब लिख सकते हो। मीनिंग, इफेक्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कब इंपोर्ट बढ़ेगा, कब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और ये एग्जाम्पल सभी लोग आराम से मेरे हिसाब से डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो ध्यान से, 3 प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होता है। पहला हो गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। 3 ठो है। एक है फिक्स, मतलब जिसमें एक्सचेंज रेट बार बार चेंज नहीं होगा, नाम में लिखा हुआ है हम फिक्स कर देंगे रेट, और वो रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा हमेशा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जिसका एक और नाम क्या है? पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो पैक्ड होता है, मतलब वो फिक्स होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक नाम इसका है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल या फिर हम उसे बोलेंगे फ्लोटिंग। और आखिरी है मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैक्सिमम कंट्री ये थर्ड वाले सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रखा है। कुछ फिक्स में है, कुछ फ्लेक्सिबल में है, लेकिन मैक्सिमम कंट्री मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का फीचर है। फटाफट से पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है, और थियोरेटिकल टॉपिक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तुम बताओ एक्सचेंज रेट अगर फिक्स होगा तो मार्केट में स्टेबिलिटी होगा, बार बार एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो जो बिजनेसमैन है वो आराम से बिजनेस कर पाएगा। ये करता है, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, बार बार चेंज नहीं होगा एक्सचेंज रेट। उसके बाद ये स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को फिक्स बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाकर चलना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाना पड़ता है, लार्ज रिजर्व मेंटेन करने का जरूरत है। और इस लार्ज रिजर्व को मेंटेन करने के लिए बार बार करेंसी बाय करता है गवर्नमेंट, और बार बार गवर्नमेंट सेल भी करता है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट चाहता है 75 रुपीज में एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना, मान लो करेंसी का रेट 74 हो गया, तो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली बाय करना शुरू कर देगा। अगर कोई प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बाय किया जाएगा तो उसका रेट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ बढ़ के अगेन 75 में आ जाएगा। मान लो 75 से 76 चला गया रेट, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सेल करना शुरू कर देगा। जब गवर्नमेंट लार्ज क्वांटिटी में सेल करेगा किसी चीज को, तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो अगेन 75 में आ जाएगा। तो ये बाइंग एंड सेलिंग का काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए गवर्नमेंट को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। देखो उसके बाद, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू of its currency fixed in terms of some external standard. These external standard can be gold, silver or other precious metal and other countries currency or even some internationally agreed unit of account. ये जो 75 का रेट था, ये हम हमारे मन से डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ये डिसाइड होता है, ठीक है। कैसे डिसाइड होता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब when value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging. जब हम हमारे करेंसी का वैल्यू को किसी और करेंसी के वैल्यू के साथ लिंक कर दें, तो उसे हम बोलते हैं पेगिंग, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, when value of currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, जब ये गोल्ड के टर्म्स पे होता है तो इसे हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो दो टॉपिक है यहाँ पर, एक होता है पैरिटी वैल्यू और दूसरा होता है पेगिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब तो रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स रहेगा, पेगिंग का मतलब ये जो रेट है ये डिसाइड होगा किसी और कंट्री के एक्सचेंज रेट के ऊपर, ठीक है। अदर किसी और कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंगली हम उसे डिसाइड करेंगे, तब हम उसे बोलते हैं पेगिंग। और अगर हम किसी कॉमोडिटी के अकॉर्डिंग करें, गोल्ड सिल्वर के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो दोनों चीजों को याद रखना है। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। व्हाट इज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जानबूझकर वैल्यू को कम करना। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अगर मान लो ये मोबाइल फोन है, मैं इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, तो ये तो नॉर्मल वेयर एंड टियर है, वो अपने आप हो रहा है, तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ रहा है। लेकिन हम डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन हम हमारी मर्जी से करते हैं। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब है गवर्नमेंट जानबूझकर कंट्री के करेंसी के वैल्यू को कम कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डीवैल्यूएशन, और अगर जानबूझकर वैल्यू को बढ़ा रहा है तो उसे हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन। बात समझ में आया। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन में एक ही चीज है समझने लायक कि ये गवर्नमेंट जानबूझकर करता है। डीवैल्यूएशन में जानबूझकर करेंसी के वैल्यू को कम कर देता है, और रीवैल्यूएशन में जानबूझकर करेंसी के वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन को एक बार फटाफट से देखते हैं। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट। Devaluation is said to occur when the exchange rate is increased by the government under fixed exchange rate system. ये कब होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज, क्योंकि फिक्स में ही तो जानबूझकर गवर्नमेंट करता है ना, फ्लोटिंग में तो ऑटोमेटिकली मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। और मैनेज फ्लोटिंग में भी सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का होता नहीं है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऐसा है जहां पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड, रीवैल्यूएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो अब डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का मतलब तुम लिख लोगे।
अच्छा ये तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसे पढ़ेंगे, हम इसे स्किप नहीं करेंगे। देखो मीनिंग, devaluation refers to reduction in the price of domestic currency in terms of all foreign currency under फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो मार्किंग करने का बात है वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिगाइम में ही होता है ये। डेप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिगाइम में, क्योंकि यहां पर सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है और ऑटोमेटिकली होता है। डेप्रिसिएशन हम जानबूझ कर नहीं लगाते, ये ऑटोमेटिक होता है, और डिवैल्यूएशन हम जानबूझ कर करते हैं, जानबूझकर करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं डिवैल्यूएशन, ठीक है। ऑकरेंस इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से करता है। और डेप्रिसिएशन इट टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहां पर किसी का कंट्रोल नहीं चलता, यहां पर मार्केट का कंट्रोल चलता है, इसीलिए ये होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रिपीट हुआ है पॉइंट, फिक्स्ड में होता है और ये फ्लेक्सिबल में होता है। पॉइंट नंबर 1 के साथ ये रिपीटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाम से ही समझ गए होंगे, फ्लेक्सिबल मतलब यहां पर कुछ फिक्स नहीं होगा, यहां पर मार्केट में ऑटोमेटिकली डिसाइड किया जाएगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। कौन डिसाइड करेगा? ऑटोमेटिक डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी प्राइस होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो जाएगा, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली, अपने आप फ्रीली फ्लक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देयर इज नो ऑफिशियल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट यहां पर बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा मुझे बताओ, गवर्नमेंट अगर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या यहां पर रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है? क्या गवर्नमेंट को बाइंग एंड सेलिंग करने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ना गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज बाय करने का जरूरत है, ना सेल करने का जरूरत है, ना यहां पर कोई रिजर्व मेंटेन करने का जरूरत है। ऑटोमेटिकली जो हो रहा है मार्केट में होने दो, वो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन यहां पर एक डीमेरिट है सबसे बड़ा, कि अगर ओपनली मार्केट में ऑटोमेटिक सब कुछ होगा तो उस केस में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। किसी भी दिन एक्सचेंज रेट 50 होगा, किसी दिन 70 होगा, किसी दिन 100 होगा, किसी दिन 20 होगा। तो जब ऐसा फ्लक्चुएशंस आएगा तो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, और उस केस में बहुत ज्यादा नुकसान ट्रेडर्स लोगों को, बिजनेसमैन को हो जाएगा। तो ये सब चीज प्रॉब्लम को समझते हुए एक नया एक्सचेंज रेट का सिस्टम लाया गया। मैं बताऊं, फ्लेक्सिबल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। रीजन क्या है? देखो, मान लो यूएस में मैं एक सामान ऑर्डर करता हूं, मैं इंडिया का हूं, मैं एक सामान ऑर्डर करता हूं, इंडिया में उस सामान का प्राइस है $1000, ठीक है, लेकिन यूएस में उसका प्राइस था $5, और उस दिन जिस दिन मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था उस दिन $1 का वैल्यू था $100। तो मैं क्या देखा, इंडिया में $1000, यूएस में $500, क्योंकि $5 इंडियन का करेंसी में 500 रुपीज होता है, तो खरीद लेते हैं यूएस से, क्यों इंडिया से लाना। लेकिन मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया, दुकानदार बोला ठीक है, जिस दिन डिलीवरी होगा उस दिन मुझे $5 आप दे देना। मैं बोला ठीक है, मैं $5 दे दूंगा। अब डिलीवरी हुआ 15 डेज के बाद, अब 15 डेज के बाद मुझे जब पेमेंट करना है तो $1 का प्राइस क्या हो गया, $1 इक्वल्स टू 300 रुपीज हो गया। तुम बताओ $5 का मुझे कितना रुपए पड़ेगा? 5 इंटू 1500 रुपए। तुम्हें नहीं लगता, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं जो माइंड बनाकर खरीदा था, मुझे लग रहा था कि सामान का प्राइस मुझे कितना पड़ने वाला है, 500, पड़ा कितना, 1500। क्या मैं दुकानदार को गाली दे सकता हूं? क्या दुकानदार कुछ गलती किया है मेरे साथ? दुकानदार पहले भी $5 का बेच रहा था, आज भी $5 का बेच रहा है, इसमें दुकानदार की कोई गलती नहीं है। क्या मेरी कोई गलती है? मेरी भी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती है एक्सचेंज रेट की। द एक्सचेंज रेट इज नॉट स्टेबल, एक्सचेंज रेट बहुत हेवीली फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसके कारण बिजनेसमैन को लॉस होगा।
तो लॉस होने पर वो बिजनेस करना छोड़ देगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा होना बंद हो जाएगा। इस वजह से गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को समझा और समझने के बाद एक थर्ड तरीका निकाला जिसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल मेरे हिसाब से लिख लोगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करता है, यहां पर मार्केट होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहां पर कंप्लीट कंट्रोल होता है और यहां पर नो कंट्रोल होता है। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट यहां पर स्टेबल होता है और यहां पर कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, चलो मैनेज फ्लोटिंग, सभी को प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक नया तरीका और सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में क्या होने वाला है देखना। हाँ देखो, मैनेज फ्लोटिंग में क्या होगा, फिक्स्ड के तरह भी होगा, फ्लोटिंग के तरह भी होगा, दोनों को मिलाकर मैनेज फ्लोटिंग करा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट यहां पर एक लिमिट सेट कर देता है 50 रुपए से 70 रुपए तक। अब डॉलर का प्राइस यहां पर है मान लो 60 में, तो गवर्नमेंट एक लिमिट लगा दिया, मैक्सिमम ये 70 तक जा सकता है, मिनिमम ये 50 तक जा सकता है। अगर डिमांड ज्यादा हुआ, प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 ये 70 में पहुंच गया, मान लेते हैं 70 में अगर पहुंच गया तो कौन आ जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे यहां पर, और मोदी जी क्या बोलेंगे, मैं आ गया हूं, अब मैं एक्सचेंज रेट को और बदलने नहीं दूंगा। 70 रुपए से ज्यादा मैं एक्सचेंज रेट और होने नहीं दूंगा। 70 रुपए में जिसको जितना क्वांटिटी चाहिए मैं तुम्हें सप्लाई करने के लिए तैयार हूं। तो क्या और मार्केट में प्राइस बढ़ेगा? जब 70 रुपए में मोदी जी अनलिमिटेड यूनिट्स को बेचने के लिए तैयार है तो लोगों को जितना चाहिए होगा वो लोग 70 में खरीद लेंगे। मार्केट में अपर लिमिट आ गया 70 का, 70 से ऊपर रेट जा ही नहीं सकता। मान लेते हैं किसी रीजन से ये कम होते 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 50 में आ गया, कौन आ गया यहां पर, मोदी जी आ गए, बैठ गए और क्या बोले, 50 रुपए में मैं अनलिमिटेड यूनिट खरीदने के लिए तैयार हूं। मतलब 50 से कम में तुम किसी और को मत बेचना, 50 में मुझे जितना देना है दे दो, मैं सारा खरीद लूंगा। तो मिनिमम प्राइस क्या डिसाइड हो गया, 50 रुपीज का डिसीजन हो गया। 50 से कम में कोई बेचेगा ही नहीं, क्योंकि 50 में मोदी जी लेने के लिए तैयार है, तो हर इंसान किसे बेचेगा, मोदी जी को बेचेगा। तो प्राइस का मिनिमम लेवल क्या सेट हो गया, 50 रुपए सेट हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट सेट कर देता है, और उस बीच में प्राइस फ्रीली फ्लक्चुएट होता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करता। गवर्नमेंट कब इंटरवीन करेगा, जब ये अपने मैक्सिमम लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट में पहुंच गया है, उस टाइम पे मोदी जी आकर बैठ जाएंगे और बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लेंगे। तो मुझे बताओ, क्या यहां पर रिजर्व मेंटेन करने का जरूरत है? हाँ जरूरत है, बिकॉज जब भी बाइंग का टाइम आएगा या सेलिंग का टाइम आएगा तो उस केस में बाइंग एंड सेलिंग के टाइम रिजर्व का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। मोदी जी के पास रिजर्व होगा तब तो बेचेंगे, मोदी जी के पास रिजर्व होगा तब तो खरीद कर रिजर्व में डालेंगे। तो मोदी जी को रिजर्व मेंटेन करने का यहां पर जरूरत है, तो यहां पर रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, बाइंग एंड सेलिंग भी करना पड़ेगा, और इस बीच में फ्रीली फ्लक्चुएट भी हो सकता है और अपर और लोअर लिमिट लग गया, जिससे अनसर्टेनिटी तो है मार्केट में, लेकिन बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है, एक लिमिटेड अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे बिजनेसमैन आराम से उसको बियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड अनसर्टेनिटी के साथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहां पर सेट हो जाता है। तो ये पूरा मैं तुम्हें सिस्टम समझा दिया हूं, मैनेज फ्लोटिंग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये एक हाइब्रिड सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग को मिक्स करके बनाया जाता है। सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, फॉरेन एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट करता है फ्लक्चुएशन से, और यहां पर सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है रिजर्व। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है गवर्नमेंट ही, ठीक है, गवर्नमेंट ही मेंटेन करता है रिजर्व को भी, बाइंग एंड सेलिंग भी करता है। इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग, इसे हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टम को मिक्स करके बनाया गया है, और यहां पर स्टेबिलिटी कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं होता, लेकिन लिमिटेड रिस्क होता है। ट्रेडर को अनलिमिटेड रिस्क के जगह लिमिटेड रिस्क बियर करना पड़ता है, जो कि हमारा ट्रेडर इजीली बियर कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड, और मैक्सिमम कंट्री इसी मेथड को फॉलो करते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो अब फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या फर्क है? फ्लेक्सिबल में सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहां पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होता है, यहां पर कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं होता, लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिसके वजह से यहां पर मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा नहीं होता। ट्रेडर लोग इजीली, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर सकता है, उसे पता है अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ भी गया
तो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसके बाद तो गवर्नमेंट बढ़ने नहीं देगा, नुकसान होगा तो भी लिमिटेड नुकसान होगा, और उस नुकसान का भी ट्रेडर क्या कर लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है पहले से। उस नुकसान से भी बचने का तरीका है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो ये पूरा तरीका होता है हमारा जिस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज हमें क्यों रिक्वायर्ड है, हमें फॉरेन एक्सचेंज का क्या यूज है, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होता है, किस पर्पस से हमें चाहिए होता है। देखो कुछ स्पेशल रीजंस है, क्या क्या है। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री से खरीदना चाहते हैं तो हमें लगेगा फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, घूमने जाएंगे टूरिज्म के लिए तो दूसरे कंट्री में तो वहीं का करेंसी चलेगा, मान लो मैं यूएस घूमने जाता हूं तो यूएस में तो इंडिया का करेंसी चलेगा नहीं, तो इस वजह से हमें चाहिए होगा फॉरेन करेंसी। फिर होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, अगर मेरा कोई जान पहचान का रिलेटिव मान लो फॉरेन में रहता है, या मान लो हमारे घर का कोई बच्चा है जो कि फॉरेन में अपने एजुकेशन के लिए गया हुआ है, उसका खर्चा पानी के लिए जो मैं पैसा भेजूंगा उसके लिए भी मुझे चाहिए होगा फॉरेन करेंसी। परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्रीज, मुझे डोनाल्ड ट्रंप के घर के साइड में एक नया बंगलो खरीदना है तो उसके लिए भी मुझे चाहिए होगा फॉरेन करेंसी। और स्पेकुलेशन गेन करने के लिए, स्पेकुलेशन का मतलब होता है पैसा से पैसा कमाना या पैसा को इस तरीके से इस्तेमाल करना, कर फॉरेन करेंसी में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना, तो उसलिए मुझे चाहिए होगा फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली 5 रीजंस आर देयर व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, क्यों फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड राइज हो रहा है कंटिन्यूअसली। देखो कुछ स्पेशल रीजन है, मन से मत लिख कर आ जाना कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम ज्यादा घूमने जा रहे हैं, हम ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ज्यादा स्पेकुलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो जनरल सा रीजन है ही, ये तो कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे ही, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट स्पेशल रीजन, जब फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल होता है, इंपोर्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री बिकम चीपर। जब भी फॉरेन कंट्री का करेंसी का प्राइस फॉल होगा तो उस केस में इंपोर्ट चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अगर इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो उस केस में हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट इंक्रीजेस एंड हेंस द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। मतलब फॉरेन करेंसी का इंपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा। तुम लिख कर आओगे हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए, हम ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं वो भी लिख कर आना। जब भी फॉरेन करेंसी का वैल्यू फॉल होगा, फॉरेन करेंसी का प्राइस फॉल होगा, तो उस केस में फॉरेन करेंसी का कंपनी का चीजें सस्ता हो जाएगा इंडिया में, तो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, इस वजह से फॉरेन करेंसी का नीड भी ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देकर समझाया हुआ, एग्जांपल पढ़ने का काम तुम्हारा है। When the foreign currency becomes cheaper in terms of domestic currency, अगर फॉरेन करेंसी चीपर हो गया डोमेस्टिक करेंसी में, तो हम टूरिज्म, इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री, हम वो कंट्री घूमने जा सकते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, अगर डॉलर का वैल्यू कम हो जाता है, डॉलर का प्राइस कम हो जाता है, तो हमें कम प्राइस पे ज्यादा डॉलर मिलेगा, ज्यादा डॉलर मिलेगा तो हम टूरिज्म ज्यादा करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो कंट्री घूमने जाना सस्ता हो जाएगा, तो हम ज्यादा टूरिज्म करेंगे, जिसके वजह से हमें डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, इट्स डिमांड राइजेस एंड पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ज्यादा स्पेकुलेशन करेंगे। जब फॉरेन करेंसी का डिमांड फॉल हो, जब फॉरेन करेंसी का डिमांड, व्हेन द प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा, और डिमांड राइज होगा तो स्पेकुलेशन भी ज्यादा किया जा सकता है। मतलब है तो रीजन वही 3 ऊपर का, 1, 2 और 3, तुम ये 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं वो भी हमें लिख कर आना है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख कर आना कि तुम पता चले कि तुम पढ़ लिख कर आए हो और आंसर लिख रहे हो। डायरेक्टली लिख दोगे कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है, टूरिज्म ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है, स्पेकुलेशन ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है, ऐसा डायरेक्टली लिख कर नहीं आना है। तुम्हें पहले रीजन बताना है क्यों हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और उसके वजह से फॉरेन करेंसी का डिमांड राइज हो रहा है, क्यों हम टूरिज्म ज्यादा कर रहे हैं और उसके वजह से डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइज हो रहा है, क्यों हम स्पेकुलेशन गेन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके वजह से डिमांड राइज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा रीजन के साथ लिखकर आना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये तो कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल जैसे किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व होता है। मैं तो पहले बताया था, फॉरेन एक्सचेंज को तुम करेंसी की तरह मानो ही मत, इसे तुम चॉकलेट की तरह मानो। तो चॉकलेट का डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो वही डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग।
अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व कैसा होता है, या फिर चॉकलेट का सप्लाई कर्व, कोई भी सप्लाई कर्व होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, तो फॉरेन सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मली जैसे होता है कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व, और सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, जैसे नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई कर्व होता है। इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई में आ जाता है डिमांड। अच्छा, सप्लाई क्यों इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, रीजन क्या क्या है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो उसके वजह से सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का राइज हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स लोगन हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फॉरेनर लोग जब हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने आएंगे तो उनके पास है बहुत सारा डॉलर्स, वो लोग बहुत सारा डॉलर्स हमें देंगे, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, रेमिटेंसेस, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। मान लो हमारा कोई रिलेटिव बाहर रहता है जो वहां पर पैसे कमाता है और वो हमें पैसा भेज रहा है हर महीने घर खर्चे के लिए या किसी और रीजन से, अगर वो हमें कोई प्रकार का पैसा दे रहा है तो उससे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आखिरी में स्पेकुलेशन, ये तो कॉमन सा पॉइंट है, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं क्यों, बिकॉज और उस स्पेकुलेशन के वजह से सप्लाई का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्पेकुलेशन हो रहा है इसीलिए सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4, 3 स्पेसिफिक पॉइंट है, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चलो रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगेन वही रीजन बताना है क्यों सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। अब एक्सपोर्ट ज्यादा कब होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा कब होता है ये बताना है, तुम बताओ, मैं पहले भी बताया था तुम्हें एक्सपोर्ट ज्यादा कब होता है। चलो देख कर आते हैं एक्सपोर्ट कब ज्यादा होगा, लिखवाया भी था यहां पर, देखो यहां पर मैं करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में यहां पर लिखाया था, आवर एक्सपोर्ट विल राइज, कब राइज होगा, द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारे कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट होगा तो हमारा एक्सपोर्ट राइज होगा। तो एक्सपोर्ट राइज होगा ये तो लिखना ही है, लेकिन पहले रीजन लिखना है, हमारा कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है जिसके वजह से हमारा गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, उसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट राइज हो रहा है फॉरेन मार्केट्स में। ठीक है, चलो आ जाओ नीचे, रीजंस फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, क्यों हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो रीजंस क्या क्या है, सबसे पहला व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस डोमेस्टिक गुड्स बिकम रिलेटिवली चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट, हमारा कंट्री का गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाएगा, जिसके वजह से वहां के लोग हमारा गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, जिसके वजह से हमारा एक्सपोर्ट राइज करेगा। ये हो गया रीजन नंबर 1। और दूसरा, व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एज पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, तुम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट अगर हमारे कंट्री का करेंसी राइज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हमारे कंट्री में आएगा, धीरे धीरे फॉरेनर्स लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्ट भी करेंगे। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, अभी जस्ट बताया, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, मैं पहले ही बता दिया था ये, क्योंकि डिमांड कर्व के बगल में डायग्राम दिया हुआ था, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, नॉर्मली जैसे किसी भी गुड्स का सप्लाई कर्व होता है वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज का भी सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, हम तो 3 टॉपिक ऑलरेडी पढ़े थे, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम, हम तीनों पर नहीं, ये फिर से क्यों आ गया टॉपिक, ये टॉपिक फिर से नहीं आया है, अभी तुम्हें बता रहा है, अगर फिक्स है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल है तो मार्केट में डिसाइड होगा। अब मार्केट में कैसे डिसाइड होगा, मार्केट में डिमांड और सप्लाई को तुम्हें इक्वलाइज करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वो पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और इक्विलिब्रियम होते ही उस पॉइंट पे हमारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो डिसाइड हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊंगा, ये डायग्राम याद करना, क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम निकालते थे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल करके इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते थे, वहां पर भी सेम डिमांड कर्व बनाया हुआ था। मैं पहले भी बता चुका हूं, फॉरेन करेंसी को तुम्हें करेंसी की तरह नहीं किसी कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करना है। तो मान लो ये फॉरेन एक्सचेंज की जगह मैं क्या लिख देता हूं, चॉकलेट लिख देता हूं, और यहां पे भी फॉरेन एक्सचेंज की जगह चॉकलेट लिख देता हूं।
ठीक है। तो चॉकलेट का डिमांड कर्व, चॉकलेट का इक्विलिब्रियम कब आएगा, ये है हमारा सप्लाई कर्व चॉकलेट का, ये है सप्लाई डिमांड कर्व चॉकलेट का। दोनों इस पॉइंट पे क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिसाइड हो जाएगा। मान लेते हैं किसी रीजन से हम ऊपर चले गए, किसी रीजन से हम ऊपर चले गए, जब हम ऊपर जाएंगे डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। ये देखो डिमांड का क्वांटिटी कम है, सप्लाई का क्वांटिटी ज्यादा है। यहां पर क्या है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, यहां से देखोगे ना ये लाइन नीचे, सप्लाई का ज्यादा है डिमांड कम है, तो जहां पर सप्लाई कम ज्यादा और डिमांड कम होता है उसे हम सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई बोलते हैं। एक्सेस सप्लाई अगर होगा किसी भी चीज का, चॉकलेट का मान लो सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो जब सप्लाई ज्यादा है दुकानदार के पास बिक नहीं रहा है तो वो क्या करेगा, प्राइस कम करेगा। प्राइस कम होगा तो सप्लाई धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर दोनों आकर कहां मिलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेंगे। मान लेते हैं किसी रीजन से प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, यहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। किसी भी पॉइंट पे अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन दुकानदार के पास अवेलेबल कम है, तो दुकानदार क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा, तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ना शुरू होगा और डिमांड धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है तो डिमांड कम होना शुरू होगा, सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है तो सप्लाई बढ़ना शुरू होगा। फिर दोनों जाकर कहां मिल जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और इक्विलिब्रियम जैसे ही अचीव होगा वहीं पे हमारा प्राइस डिसाइड हो जाएगा और क्वांटिटी भी डिसाइड हो जाएगा। ये ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का। इसे तुम एक्सचेंज रेट को एक्सचेंज रेट की तरह ना ट्रीट करके किसी कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करोगे तो ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पूरा 100% कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट हो गया। एनी एक्सचेंज रेट अदर देन ओआर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बिकॉज इस पॉइंट पे हमारा दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट मान लो चेंज हो गया, ठीक है। हम पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़े 11th क्लास में, डिमांड कर्व, अगर डिमांड चेंज हो गया, सप्लाई चेंज हो गया तो कैसे इंपैक्ट होता है, ठीक है। आओ देखते हैं यहां पर भी चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड चेंज होता है किसी रीजन से, अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई था, अचानक से किसी रीजन से डिमांड बढ़ जाता है तो तुम बताओ क्या होगा। अगर अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई सेम है, डिमांड इंक्रीज हो गया, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई सेम होता है तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होना शुरू होगा, सप्लाई बढ़ना शुरू होगा, दोनों आकर कहां मिलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है। पहले इक्विलिब्रियम में थे, किसी रीजन से प्राइस बढ़ गया, किसी रीजन से प्राइस तो छोड़ो, किसी रीजन से डिमांड बढ़ गया, पहले डिमांड को शिफ्ट करते हैं, डिमांड ऊपर चला गया। अगर डिमांड ऊपर चला गया तो उस केस में सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो बढ़ नहीं रहा है, तो सप्लाई प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई चेंज हो पाएगा तो फिर क्या होगा, अगर सप्लाई कांस्टेंट है तब तो प्राइस ही बढ़ जाएगा, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर सप्लाई भी बढ़ सकता है तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ना शुरू होगा, डिमांड कम होना शुरू होगा और बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि सप्लाई पूरा कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है और यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, अगर किसी रीजन से डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कर्व किसी रीजन से शिफ्ट हो जाता है नीचे, तो नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा E2 में, जहां पर प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी भी कम होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। यहां पर बढ़ जा रहा है और यहां पर कम हो जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन सप्लाई, अगर किसी रीजन से सप्लाई चेंज हो जाए तो, डिमांड और सप्लाई एक ही पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे, मान लो किसी रीजन से सप्लाई इंक्रीज हो गया। अब किसी भी प्रोडक्ट का अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, डिमांड कांस्टेंट रहता है, तो क्या होगा, लोगों को डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देंगे तो प्राइसेस कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड थोड़ा बढ़ेगा, सप्लाई थोड़ा कम होगा, दोनों आपस में फिर से इक्विलिब्रियम में आकर मिल जाएंगे। तो वहीं पर अगर सप्लाई किसी रीजन से बढ़ जाता है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ठीक है।
और वहीं पर अगर सप्लाई किसी रीजन से कम हो जाता है तो उस केस में प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हमारा आखिरी टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? जैसे किसी भी सामान को खरीदने या बेचने के लिए एक मार्केट होता है। मान लो मुझे सब्जी खरीदना है तो मैं कहां जाऊंगा? सब्जी मार्केट जाऊंगा। वैसे ही अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है तो मैं कहां जाऊंगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊंगा। अब ये मार्केट कहां लगता है? ये मार्केट कहीं लगता नहीं है। ये जो ट्रांजैक्शंस होता है ये सारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शंस होता है। अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, आरबीआई के पास, और बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज सेलर्स एंड बायर्स हैं जिनसे जाकर मैं फॉरेन एक्सचेंज खरीदने या बेचने का काम कर सकता हूं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स। कौन कौन खरीदना बेचने का काम करता है? इंडिविजुअल्स करते हैं, बिजनेस फर्म्स करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर्स हैं वो लोग करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करते हैं और सेंट्रल बैंक करते हैं। मतलब ये सभी लोग, पांचों लोग आपस में मिलकर मार्केट को फॉर्म किए और सभी लोग आपस में यहां पर क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शंस करते हैं। लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम, नॉट अ प्लेस. The transaction in this market are not confined to only one or few foreign currencies. यहाँ पर सिर्फ कोई एक करेंसी या कुछ करेंसी ट्रेड नहीं होते, यहाँ पर सभी करेंसी ट्रेड। इनफैक्ट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज विच आर ट्रेडेड, कन्वर्टेड एंड एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का काम क्या होता है? ये हमारे लिए ट्रांसफर फंक्शन करता है। ट्रांसफर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना यहाँ पर एग्जाम के लिए। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फॉरेन एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सबसे पहला फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन। क्या करता है ट्रांसफर? इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन। जनरली बेसिकली अगर मैं बोलूं, जो शेयर मार्केट का जो फंक्शन होता है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस करवाना और एक दूसरे का हेल्प करना, ये वही काम करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी। बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस करवाता है, उनको एक दूसरे को उधारी भी कभी कभार चाहिए तो उधारी भी दे देता है, क्रेडिट फंक्शन का काम करता है और भी बहुत सारा रेगुलेशन का काम करता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, ये सारा काम करता है। क्रेडिट फंक्शन करता है उधार देने का काम, अगर बायर या सेलर को कुछ टाइम के लिए कुछ उधार चाहिए तो वो भी काम कर देगा। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन बिल ट्रेड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ। जनरली 3 महीने का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर प्रोवाइड होता है और जनरली यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। हेजिंग फंक्शन, अगर मुझे हेजिंग मतलब रिस्क से बचाना। मान लो मेरा भाई मुझे फॉरेन एक्सचेंज भेजने वाला है, कितना? $100 भेजने वाला है। कब? अभी चल रहा है फरवरी, मुझे वो दिसंबर में देने वाला है, मतलब आज से 10-11 महीने के बाद देने वाला है। कितना डॉलर? $100। आज डॉलर का प्राइस कितना है? मान लो 80 रुपए आज के दिन में। $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज। मुझे डर क्या है? दिसंबर में मुझे मिलने वाला है $100। मैं को डर लग रहा है कि अगर ये डॉलर का प्राइस कम हो गया, 70 हो गया, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। 10 रुपए पर डॉलर इंटू 100, 1000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर ये डॉलर का प्राइस बढ़ गया तब तो मजा ही मजा है, 80 से 90 हो गया तो मेरा तो एक्स्ट्रा फायदा हो गया। लेकिन अगर इसका प्राइस कम हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है। मैं क्या किया? मैं बैंक के पास गया और बैंक को बोला एक काम कर, मुझे हेज कर दे। या फिर मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गया और क्या किया? मैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कर लिया। $100 का मैं ट्रांजैक्शन कर लिया कि आज का रेट में दिसंबर महीने में मैं तुझे $100 दूंगा।
तो जो $100 आएगा वो मैं दिसंबर महीने में डायरेक्टली डॉलर दे दूंगा, मुझे आज का रेट में मेरा ट्रांजैक्शन बुक हो जाएगा। ये हेजिंग फंक्शन का काम होता है। मतलब मेरे को जो रिस्क था वो रिस्क से बाहर निकाल दिया। हाँ, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम, जैसे LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करता है ना, अगर तुम मर जाओ या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में तुम्हें पैसा दिया जाएगा ताकि तुम उस लॉस से रिकवर कर सको। तुम्हें जैसे हेज करता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हो गया तो वो एज इट इज प्रॉपर्टी बना कर देता है, उसके बदले में वो प्रीमियम लेता है। इसी प्रकार से हेजिंग फंक्शन का काम भी होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा आखिरी टॉपिक है। दो प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, एक होता है स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब है सब कुछ आज और अभी डिसाइड होगा, कितना रुपए में खरीदना है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, कब खरीदना है, टोटल ट्रांजैक्शन भी आज होगा, सारा कुछ रेट वगैरह सब कुछ फाइनलाइज आज होगा और अभी के अभी ट्रांजैक्शन इंकर भी किया जाएगा। मतलब जैसे अभी मैं गया शोरूम और एक कार खरीद के ले आया, जो प्राइस कार दुकान वाला बोला वो प्राइस पे किया, कार लिया और घर आ गया। दिस इज स्पॉट मार्केट। मतलब जहां पर फॉरेन एक्सचेंज का बाइंग एंड सेलिंग ऑन स्पॉट होता है, पेमेंट भी ऑन स्पॉट होता है, सेटलमेंट भी ऑन स्पॉट होता है। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? ये तो हो गया स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होगा? डिसाइड सब कुछ आज होगा, डिसाइड सब कुछ आज होगा, ट्रांजैक्शन बाद में होगा। मतलब मान लो मैं शोरूम गया, एक गाड़ी का बुकिंग कर दिया। ठीक है, मैं ले रहा था Hyundai का क्रेटा का बुकिंग कर दिया। क्रेटा का प्राइस था 20 लाख रुपए, तो मैं 20 लाख रुपए में आज अभी क्रेटा का बुकिंग कर दिया। हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कि आज से 3 महीने के बाद शोरूम वाला मेरे घर पे क्रेटा गाड़ी डिलीवरी देगा और उसके बदले में मैं उसे 20 लाख रुपए दूंगा। और ये हम लोगों ने ट्रांजैक्शन इंकर कर लिया। क्या ट्रांजैक्शन आज हुआ है? आज नहीं हुआ है ट्रांजैक्शन, आज सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। और ये ट्रांजैक्शन कब होगा? एक फ्यूचर डेट पे होगा। लेकिन वो फ्यूचर डेट पे क्या ट्रांजैक्शन होगा, कितने अमाउंट पे होगा, कितने क्वांटिटी का होगा, सब कुछ का डिसीजन आज हो गया है। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। मान लेते हैं आज से 3 महीने के बाद क्रेटा का प्राइस अगर 15 लाख रुपए हो गया, तो क्या मैं बाउंड हूं 20 लाख रुपए में खरीदने के लिए गाड़ी को? मैं बाउंड नहीं हूं। लेकिन अगर ये 25 लाख हो गया तो क्या शोरूम वाला मुझे 20 लाख रुपए में देने के लिए बाउंड है? हाँ है, 20 लाख रुपए में वो बाउंड है। फॉरवर्ड मार्केट में एक पार्टी बाउंड होता है और दूसरा पार्टी बिना किसी बाउंडेशन के काम करता है। अब इसका इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है कि फॉरवर्ड मार्केट में सब कुछ डिसीजन आज होता है, ट्रांजैक्शन लेटर डेट पे होता है। ठीक है, डिसीजन आज होगा, ट्रांजैक्शन बाद में होगा। सारा डिसीजन जो भी लेना है वो आज हो जाएगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन बाद में होगा, बाकी सब कुछ आज होगा। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है स्पॉट मार्केट एंड फॉरेन मार्केट का। यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब तुम्हारा काम है सारे डेफिनेशंस, ग्राफ्स, डायग्राम्स, डिफरेंस बिटवीन, ये सारे चीजों को लर्न करना और अच्छे से एग्जाम में लिख कर आना। पॉइंट्स का सारा हेडिंग को लर्न करना है। अंदर का कंटेंट अपने मन से नहीं लिख कर आना है, पूरा बुक का लैंग्वेज होना चाहिए। एग्जैक्ट बुक का लैंग्वेज नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कुछ बुक का लैंग्वेज होना चाहिए वहां पर, तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।